हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारा चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज शेयरिंग के लिए बनाया हुआ है। सो आज का मार्केट व्यू देख लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में दोनों में आज थोड़ी बढ़त थी। सेंसेक्स वाज अप बाय 496 पॉइंट एंड निफ्टी वाज अप बाय 160 पॉइंट। सो ये काफ़ी 2 दिनों से जो मार्केट डाउन था, सो आज थोड़ी बाइंग आई है, इसके लिए शायद मार्केट अप हुआ है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद कैसे सेंटीमेंट बिगड़े, ये हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। और कुछ आईटी कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो एफआईआई की आज सेलिंग आई 3689 की, और पिछले दिनों में भी 9000 और उसके पहले दिन 10,000 करोड़ की एफआईआई की सेलिंग आई। और डीआईआई की बाइंग आई है आज 2638 एंड बाकी हमको लगता है रिटेल बाइंग के कारण मार्केट पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। और कल कल भी स्टॉक मार्केट चालू रहेगा। जो हमारा नॉर्मल जो ट्रेडिंग आवर्स है फ्रॉम 9:30 टू 3:30 मार्केट चालू रहेगा। बिकॉज 22 को हमको लगता है, बिकॉज राम मंदिर के इनाग्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर करी है। सो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें लग रहा है कि कल के दिन मार्केट को चालू रखा गया है। सो कुछ दिनों से मार्केट डाउनसाइड में था। इसका मुख्य कारण एचडीएफसी बैंक था एंड ईरान पाकिस्तान वॉर की भी बात चल रही है। और अब बात करते हैं ओरेकल फाइनेंशियल सिस्टम की। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक आईटी कंपनी है। डिस्क्लेमर के तौर पे बोलना चाहेंगे ये शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है एंड इस कंपनी का रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त आया। रेवेन्यू ग्रोथ 25% अप आई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड जो रेवेन्यू ग्रोथ 25% की अप आई है, मतलब 375 करोड़ का इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 304 करोड़ का ग्रोथ हुआ है। मतलब कि प्रॉफिट ग्रोथ आई है वो लगभग 81% की। मतलब एज कम्पेयर टू मतलब जो सेल्स ग्रोथ आई है उस पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 81%, विच इज़ क्वाइट गुड इनफ। एंड ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखें तो 70% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ आई है। सो ये प्रोडक्ट कंपनी में ऐसे होता है कि जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट है वो सीमित रहते हैं, और जब कोई इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आती है सो वो सारा ग्रोथ आपके टॉप लाइन का बॉटम लाइन में आ जाता है। टॉप लाइन यानी कि सेल्स, बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट्स। सो उस कारण से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी बड़ा है। सो इनका कुछ EPS 87 का आया है। सो ये काफ़ी धमाकेदार रिजल्ट है। और इस शेयर के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये 10 सालों में बिल्कुल नहीं चला है, बट ये लास्ट वीक में ही, मतलब 5 डेज़ का हमने इसका गूगल का चार्ट देखा है तो करीबन 45% की रैली आई है स्टॉक में, और 10 साल में 108। सो इस पर एक मुहावरा लिखा है, देर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपन्स एंड देर आर वीक्स व्हेन डिकेड हैपन। मतलब अगर आपका क्वालिटी स्टॉक है सो आप उसको होल्ड रखिए, बिकॉज ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो ऐसे होगा कि भाई ये नहीं चल रहा है, मतलब आप सोचोगे कि ये बाकी के पोर्टफोलियो अच्छे ग्रो कर रहे हैं, हमारा ये शेयर क्यों नहीं चल रहा है, आप परेशान होकर बेच देते हो शेयर। बट आपको ऐसे घाई नहीं करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए क्या क्या कंपनी में सेल्स ग्रोथ आ रही है, क्या कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, EBITDA ग्रोथ आ रहा है। और ऐसे आपकी कंपनी है सो भले ही वो उस टाइम पे नहीं चल रही है, सो आपको उसको जल्दबाजी में बेचना नहीं है, आपको उसको होल्ड रखना है। सो अगर ये शेयर हमने कोरोना के समय से होल्ड रखा था, सो हमको लग रहा था कि भाई ये बीच में 5000 गया, फिर वापस 4000 आया। सो कई बार क्या होता है कि दूसरी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रही होती है, उस कारण से हम पे प्रेशर आ जाता है कि भाई हमारे शेयर क्यों नहीं चल रहे, और हम उस टाइम पे गलती कर देते हैं, हम ये शेयर को बेच के और कोई कंपनी में निवेश कर देते हैं, और वो कंपनी नहीं ग्रो करती इतना, जो कि अगर हम नो एक्टिविटी करते हैं ऐसी कंपनियों में तो बेटर रिटर्न मिलता। अब शेयर 7000 तक ट्रेड कर रहा था आज, फिर मार्केट क्लोज होते होते 6800 तक ट्रेड कर रहा था। सो क्या इस भाव में लेना चाहिए? सो हमारा व्यू रहेगा कि लेट इट सेटल, थोड़ा नीचे लेवल पे आपको मिलता है करीबन। हम अब इसका फेयर वैल्यू हमने निकाला, इसका बुक वैल्यू 750 का है, और जो इसकी रिवाइज रिटर्न ऑन इक्विटी का जो हमने फॉर्मूला बताया है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड।
सो इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व्स। सो इनकी रिवाइज रिटर्न ऑन इक्विटी हमने निकाले थे तो वो आ रहे थे लगभग 37-38 पॉइंट आ रहे थे मेरे ख्याल से। 6 टाइम्स ऑफ द बुक आप पे कर सकते हैं। सो करीबन 5500 ऐसे कुछ प्राइस आ रहा था। और अब की प्राइस हमने चेक करी थी टू बुक, सो इट वाज 158 टाइम, फेयर वैल्यू का 158 टाइम्स। वो 158 टाइम इसलिए हुआ है क्योंकि इनका जो भी इंक्रीमेंटल सेल्स ग्रोथ है वो सीधा ईबिटा में आता है। सो उस कारण से वैल्यूएशन हाई मिलती है ऐसे शेयरों को। और ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम इसको सिर्फ एक एजुकेशन के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे शेयर्स को एनालाइज किया जाता है। अगर आपको कुछ शेयर बाई करना है, सेल करना है, सो यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। दिस चैनल इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। अब बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक जो कि 10% होल्ड करती है। उनका रिज़ल्ट इतना ख़राब नहीं आया, बट मार्केट ने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि HDFC बैंक जो कि 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करती है, ऐसी बैंक अब प्रोविजंस कैसे बढ़ा रही है। एक हमको सबसे बड़ा कंसर्न लगा जो इनका कासा होता है, बैंकिंग में हमने बताया था करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये जो कासा है जो पहले बैंक का 42-44% ऐसे रहता था, जो कि अब घटकर 38% हो गया है। सो अगर आपका कासा कम होता है तो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाता है, तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। और बैंक ने थोड़ा प्रोविज़न भी बढ़ाया है। उन्होंने बोला है कि RBI के कारण, प्रोविज़न के कारण हमको प्रोविजंस थोड़ा बढ़ाना पड़ा है। सो HDFC के बैंक से आप एक सेंस ले सकते हैं कि कैसे, बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमी का एक सेंस आता है। HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, ये पूरे आपके बैंकिंग चैनल के बारे में पहले बताते हैं। और जब भी स्लो डाउन आता है तो बैंकिंग शेयरों में काफ़ी डाउनसाइड आ जाता है। हमको लगता है HDFC बैंक का रिज़ल्ट इतना ख़राब नहीं था जितना मार्केट ने उसको पनिश किया, बट मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है। बहुत थोड़ा अच्छा रिजल्ट आता है तो देखिए ओरेकल कैसे बढ़ जाता है सीधा 5 दिन में 45%, और थोड़ा कमज़ोर रिजल्ट आने पे HDFC जो कि 1600 पे ट्रेड कर रहा था वो आज 1480 या 1488 पे ट्रेड कर रहा है। सो ये होता है रिज़ल्ट का प्रभाव। और HDFC से ओवरऑल मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज HDFC कंट्रीब्यूट अराउंड 10% ऑफ योर बैंकिंग, मतलब 10% मार्केट शेयर HDFC के पास ही है। तो मार्केट में सही में ग्रोथ नहीं है, इस कारण से ओवरऑल मार्केट गिर जाता है। क्या होता है जब किसी ने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन किया है और उसका मार्क टू मार्केट हो जाता है। मार्क टू मार्केट यानी कि आपने अगर इंटरेस्ट पे शेयर्स लिए हैं, जैसे कि आपके 10,000 की बाइंग है कोई शेयर की, पर आपने फ्यूचर्स या ऑप्शंस या इंट्राडे में 30,000 का इन्वेंट्री लिया है, और 30,000 से अगर मार्केट से 3,000 गिर जाता है, सो आपका ब्रोकर कहेगा कि भाई आप एडिशनल फंड लाओ, क्योंकि नहीं तो वो आपका सौदा बेच देगा। इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट। सो जब HDFC गिरता है, सो उसको बैलेंस करने के लिए एक जो निवेशक होगा उसको अपने पोर्टफोलियो के दूसरे शेयर बेचने पड़ेंगे, तो ओवरऑल मार्केट ही डाउन साइड में आ जाता है। अब आपने देखा है FII ने काफ़ी सेलिंग करी है। सो ये है HDFC का हाल। इंडसइंड बैंक का कहते हैं रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। सो इंडसइंड बैंक ने अच्छा रिजल्ट दिया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनके 16% की ग्रोथ थी, और NPA भी ज़्यादा ख़राब नहीं आया। और इस हिसाब से इंडसइंड बैंक का रिजल्ट बेहतर रहा एज़ कम्पेयर टू HDFC। HDFC में रिटर्न ऑन एसेट 2% का ही रहा, बट जो कासा इनका जो डाउनसाइड में जा रहा है, रिटर्न ऑन एसेट तो ठीक है इनका 2% का ही है। एडवांसेस भी इनके थोड़े कम ग्रो हुए 4.9%, और डिपॉजिट्स भी ग्रो कम रेट से हुई 0.4%। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 15.8 है, जो कि इनका पहले रिटर्न ऑन इक्विटी तो बढ़िया ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी ख़राब नहीं है। फैक्टर जो ख़राब है वो इनके इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ जो कम आई, और जो इनके कासा कम हो रहे हैं, ये एक कंसर्न है। और बैंक कह रही है कि वो जो हाल ही में जो इनके 5 to 6 किलोमीटर की रेंज में बैंक है, वो इनको 1 to 2 किलोमीटर कर देंगे। देखते हैं कैसा होता है। और बैंक ने कहा है कि दे विल स्टार्ट सिंगापुर ऑपरेशन। सो ये एक चीज़ और हमको बिलीव करने पे बताती है कि HDFC इटसेल्फ बिलीव कि उनको इंडिया में और
बड़ी ग्रोथ नहीं दिख रही है, इसके लिए वो नए मार्केट में जा रहे हैं। सो प्रोविजन ग्रोथ में 39% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई है एंड ईयर ऑन ईयर 41.9% की ग्रोथ आई है। और अब बात करते हैं लैंसर एंड टर्बो माइंडट्री। ये शेयर्स जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस ये शायद हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है। इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। वी एडवाइज यू टू प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। सो LTIM का रिजल्ट भी थोड़ा मंदा ही था, कोई खास नहीं आई। रेवेन्यू ग्रोथ बोल रहे हैं 3.5 आई ऑन कांस्टेंट करेंसी यानी USD टर्म्स में, एंड इंडियन INR फॉर्म में 4.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई। प्रॉफिट EBITDA ग्रोथ आई इनकी ईयर ऑन ईयर 15.8 की, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ आई 16.8 की ईयर ऑन ईयर। सो प्रॉफिट ग्रोथ तो बढ़िया आई। और इसमें एक न्यूज़ आई, माइंडट्री ने कहा है कि देर आर मैनी डील्स विच आर पेंडिंग ड्यू टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। सो लेट्स सी कि इनके अगले क्वार्टर में कैसे आता है रिजल्ट, बिकॉज हाल ही का रिजल्ट तो बढ़िया नहीं है, बट शेयर बहुत अच्छा है, शेयर ख़राब नहीं है। बट क्या होता है जब ओवर ओन्ड हो जाता है कोई स्टॉक और उसका रिजल्ट थोड़ा भी ख़राब आता है तो सेलिंग काफ़ी आ जाती है वैसे स्टॉक्स में। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी निफ्टीक्स के शेयर होते हैं, नॉर्मली निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स के शेयर होते हैं, वहाँ पे अगर थोड़ा भी रिजल्ट ख़राब आता है तो सेलिंग काफ़ी आ जाती है। हालांकि जब रिजल्ट आया था तो स्टॉक 14% डाउनसाइड चला गया था LTIM, बट मार्केट क्लोज होते होते वो 10% ही रहा था, और आज मार्केट जैसे पॉजिटिव था तो शायद तो शेयर्स 0.5 या 0.5% वॉज अप। अब बात करते हैं EDR क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये होता है इंडियन कंपनी जो अपने शेयर्स को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं, तो उसको ADR बोलते हैं। मतलब इन्फोसिस, TCS, इनके शेयर ADR या ADR और ADR फॉर्म में भी लिस्ट होते हैं US के इंडेक्स में। GDR भी होता है एक, जो लक्समबर्ग में जो कंपनियां रहती है वहाँ पे लिस्ट करते हैं, उसको GDR बोलते हैं। सो इसका फ़ायदा ये होता है इन कंपनियों को, जब ये कोई फॉरेन कंपनी की मर्जर करते हैं और वो डील अगर कैश में नहीं शेयर्स में हो रही है, सो शेयर स्वैपिंग होती है कि भाई आपके 7 शेयर के यहाँ पे 4 शेयर मिलेंगे। सो ऐसे मर्जर एक्विजिशन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया होते हैं, बिकॉज कंपनी को एडिशनल कैश बर्न नहीं करना पड़ा है प्रीमियम। इंस्टेड कंपनी इज जस्ट गिविंग देयर स्टेक इन दैट कंपनी। सो ये था कैश डील वर्सेस कैश डील में क्या होता है कि कंपनी हैज़ टू मेक द रेमिटेंस टू दी सेलर, और शेयर डील में उनको एक मतलब जैसे अगर इन्फोसिस ने एक कंपनी में शेयर खरीदा है और छोटी कंपनी है, सो उसको कहेंगे कि भैया आपके 100 शेयर का आपको इन्फोसिस का 10 शेयर देंगे। सो ये रेशियो हो गई, उस रेशियो के बेसिस पे उस जो सेलर कंपनी है उसको इन्फोसिस में थोड़ा स्टेक मिल जाएगा। इसे कहते हैं शेयर ट्रांसफ़र डील। और कैश डील तो आपको हमने बता ही दिया कि ये सीधा रेमिटेंस हो जाता है जो सेलर होता है प्रोमोटर को। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखें। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड कीप वॉचिंग एंड कमेंटिंग। आप हमारे चैनल पे आपका कमेंट भी दे सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसको आंसर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।